नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 15 जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में हमारे देश में ये 28 कर लेना, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहले 7 थे, अब 8 हो गए। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को संभागों को जिलों में, जिला को खंडों में एवं तहसीलों में तथा तहसील को पटवार वृत्त यानी ग्राम पंचायत स्तर में बांटकर शासन की प्रत्येक इकाई के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है। हमारे राज्य राजस्थान में पहले 7 संभाग थे और अब कितने हो गए हैं? 10 संभाग हो गए हैं वह उसमें 50 ज़िले हो गए हैं। तो इनको भी थोड़ा सा आप देख लेना। संभागों की संख्या अपने हो गई है 10 और ज़िले कितने हो गए हैं? 50। इसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आप इनका अवलोकन संलग्न मानचित्र में करें। इन इकाइयों में जिला एवं महत्वपूर्ण इकाई है। जिले का चहुमुखी विकास जिला प्रशासन की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरानी किताब है उसमें से आप देख रहे हैं। नई बुक में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक अपडेट हो जाए। तो अपनों को 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान में 50 ज़िले और 10 संभाग, उसी के आधार पर अपने को आगे पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आगे। जिला स्तर पर जिला प्रशासन अपने ज़िले के लोगों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है। जैसे जिला स्तर पर क्या क्या कार्य होते हैं, जिला प्रशासन के क्या क्या कार्य हैं, उनकी एक लिस्ट दी गई है, उसको हम देखते हैं। तो शासन एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना। 2 नंबर पर भू अभिलेख संधारित करना तथा राजस्व प्राप्त करना। रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था करना। जिले के विकास की विभिन्न योजनाएं बनाना और उन पर लागू करना। तो ये जिला कलेक्टर के कुछ कार्य होते हैं। आगे नंबर 6 देखते हैं क्या कार्य है। विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाना। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और राहत कार्य करना। जनता और सरकार के बीच की कड़ी का काम करना। पंचायत राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना। जन समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करना। उपरोक्त कार्यों के संपादन करने हेतु जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। तो जो जिले में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर विभिन्न रूपों में कार्य करता है। वह जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, कलेक्टर रसद, कलेक्टर भू अभिलेख, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि के रूप में कार्य करता है। जिला कलेक्टर इन पोस्ट पे कार्य करता है। जिले के संपूर्ण प्रशासनिक कार्य जिला कलेक्टर द्वारा सवय एवं उसके मार्गदर्शन में किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्य का प्रमुख होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर की मदद के लिए विभिन्न विभागों को जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी अपने अधीनस्थों की मदद से अपने अपने विभाग के कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला वन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता आदि निम्न सारणी की सहायता से हम जिला प्रशासन एवं उसके कार्यों को समझ सकते हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला प्रशासन, अपने को ये सारणी दी गई है, इसके माध्यम से हम देखेंगे। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना ये कार्य होता है। उसके लिए कौन कौन होते हैं? पुलिस अधीक्षक होता है, उसके नीचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फिर उप पुलिस अधीक्षक, वृत्त निरीक्षक, फिर उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। इस प्रकार से इनकी रैंकिंग निर्धारित है
कि सबसे ऊपर का कौन होता है, उसके नीचे इस तरह का, अंतिम पर ये आता है कांस्टेबल तक। दूसरा, राजस्व भू अभिलेखों को संधारण एवं भू राजस्व लेना, इसमें कौन कौन होता है? अतिरिक्त जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, जिसे अपने एडीएम बोलते हैं, फिर एसडीएम आ जाता है, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर गिरदावर, और गिरदावर के बाद पटवारी। फिर 3 नंबर पे आता है नागरिक सुविधा प्रदान करना, इसमें जिला रसद अधिकारी होता है, फिर आता है जिला वन अधिकारी, उसके बाद आता है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फिर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, फिर जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी आ जाते हैं। 4 नंबर पे जनता एवं सरकार के बीच की कड़ी, जनसंपर्क अधिकारी होता है, और उसके बाद जो रैंक आती है वो है उप जनसंपर्क अधिकारी की। फिर राजकोष के जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए कोषाधिकारी जिला मुख्यालय पे बैठता है, फिर उप जिला कोषाधिकारी, फिर आता है उप कोषाधिकारी, ये तहसील स्तर पर होता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग रैंकिंग दी हुई है। जिला कलेक्टर एवं जिला प्रशासन जो अलग अलग कार्य करते हैं उनमें एक कड़ी के रूप में जो कार्य होता है उनके लिए अलग अलग अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के कार्यों की विवेचना, चलिए इनको डिटेल से देखते हैं जिला प्रशासन के कार्यों को। नंबर 1, शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो ये पुलिस का काम है शांति और कानून व्यवस्था का। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर अर्थात जिला मजिस्ट्रेट की होती है। इस कार्य हेतु जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन होता है। जिले में पुलिस विभाग पुलिस अधीक्षक एसपी के नियंत्रण, निर्देशन व पर्यवेक्षण में कार्य करती है। तो जिले में सबसे बड़ा अधिकारी इसका क्या हो गया? पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, उसके नियंत्रण और निर्देशन व पर्यवेक्षण में सारी कार्यवाही की जाती है। उसके नियंत्रण में अपर पुलिस अधीक्षक, वृत्त निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी यानी हेड कांस्टेबल तथा आरक्षी कांस्टेबल होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के अधीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम आता है। उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम एवं तहसील स्तर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार होते हैं। ये सभी मजिस्ट्रेट अपने अपने स्तर पर पुलिस अधिकारियों से तालमेल स्थापित कर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखें कि कौन कौन सा अधिकारी कौन कौन से स्थान पे होता है। तो जिले में कौन होता है? मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के अधीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिसे अपने एडीएम बोलते हैं। फिर उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट जिसे एसडीएम बोलते हैं, ये उपखंड स्तर पर होता है। तहसील स्तर पर जो मजिस्ट्रेट होता है उसे क्या कहते हैं? तहसीलदार कहते हैं। ये सभी मजिस्ट्रेट अपने अपने स्तर पर पुलिस अधिकारियों से तालमेल स्थापित कर शांति व कानून व्यवस्था बनाते हैं। 2 नंबर पे अपने देखेंगे जिले के भू अभिलेख अद्यतन रखना तथा किसानों से भू राजस्व प्राप्त करना। तो जिला प्रशासन का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह अपने अधीनस्थ तहसीलों में विभिन्न प्रकार की भूमियों का अभिलेख रखें व इसे अपडेट भी बनाए रखें। गांव का पटवारी गांव की समस्त भूमि का निर्धारित प्रकारों में वर्गीकरण करता है। तो गांव में किसकी जिम्मेदारी होती है? ये पटवारी की। इसके साथ वह खेतों का नाप करता है। अगर भूमि को नाप करना है तो कौन करेगा? पटवारी। खेतों के नक्शे बनाना एवं भू मालिक का नाम व उसकी भूमि का पूरा विवरण रखना, ये सारा काम पटवारी का होता है। फसल तैयार होने पर पटवारी उसकी विवरण तैयार करता है जिसे गिरदावरी करना कहते हैं। तो गिरदावरी कौन करता है? पटवारी करता है। इसके साथ ही पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है जिसे भू राजस्व या लगान कहते हैं। तो किसानों से भूमि कर वसूल कौन करता है? पटवारी करता है, जिसे भू राजस्व या लगान कहा जाता है। 3 नंबर पे अपने देखेंगे रसद व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाना। जिले में रह रहे सभी व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, चीनी मिट्टी का तेल,
डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस सिलेंडर आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिला रसद अधिकारी करता है। बाढ़, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को आवश्यक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाना भी जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये तो कोई बाढ़ आ जाए, अकाल आ जाए, प्राकृतिक कोई भी आपदा आ जाए तो उसके लिए कौन आवश्यक सामग्रियां प्रदान करेगा? तो जिला प्रशासन, उसका ये प्रमुख कार्य है। 4 नंबर पे अपने देखते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो जिले में चिकित्सा सुविधा एवं दवाइयाँ, टीकाकरण, परिवार कल्याण, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नशा मुक्ति आदि कार्यक्रमों को संचालित करते हुए एक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होता है। उसके सहयोग हेतु ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, नर्स, प्रासेविका आदि होते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में भी एक मुख्य चिकित्सक अधिकारी होता है और उसके सहयोग के लिए अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्ति तैनात किए जाते हैं। 4 नंबर पे देख लिया अपने चिकित्सा के बारे में। 5 पे देखेंगे कृषि विकास एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। यह कार्य जिले के सिंचाई एवं कृषि विभाग करते हैं, जो किसानों को सिंचाई की सुविधा और उन्नत खाद बीज उपलब्ध करवाते हैं। कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए भी ये विभाग मदद करता है। तो विद्युत कनेक्शन लेने हो तो उसके लिए भी इसी विभाग की जिम्मेदारी होती है। 6 नंबर पे अपने देखेंगे जिला योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना। तो केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं जा रही हैं, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, साक्षरता, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, सिंचाई परियोजनाएं आदि। इन योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन जिले की विभिन्न विभागों द्वारा की जाती है, जिन पर जिला प्रशासन का नियंत्रण एवं निर्देशन होता है। इस पे नियंत्रण और निर्देशन कौन करता है? तो जिला प्रशासन। वनों का विकास एवं पर्यावरण सुधार, 7 नंबर ये कार्य आगे इसके। जिले में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जिला वन अधिकारी होता है, जो वनों के विकास के कार्य पर देखभाल करता है। 8 नंबर पे संवैधानिक संस्थाओं में चुनाव करवाना। जिले में लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। इन चुनावों को करवाने का दायित्व जिला प्रशासन का है। तो चुनावों को संपन्न करवाने का जो दायित्व है वो जिला प्रशासन के पास है। जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के अधिकारी व कर्मचारियों के सहयोग से इन चुनावों का संपन्न करवाता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। और अन्य अधिकारियों की व कर्मचारियों के सहयोग से ये चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 9 नंबर पे अपने देखते हैं जनता एवं सरकार के बीच की कड़ी का कार्य। किस प्रकार से जनता और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं? जिले में प्राकृतिक आपदा एवं अन्य समस्याओं के निवारण के लिए जिला प्रशासन राज्य सरकार को सूचित करता है तथा आवश्यक व्यवस्था करता है। दूसरी ओर वह सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी जनता को देता है ताकि जनता उसका लाभ उठा सके। तो इस प्रकार से वह जनता की बात सरकार के समक्ष रखता है और सरकार जो लाभ दे रही है उनका विवरण वह जनता को देता है। तो सरकार और जनता के बीच में कड़ी का कार्य करता है। नंबर 10 पे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था एवं जिला प्रशासन। पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला प्रशासन जिला परिषद के सहयोग प्रदान करता है। पंचायती राज में अपने ने पहली वीडियो में देख लिए थे किस प्रकार से पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं, किस प्रकार से उनके चुनाव होते हैं, कौन इनका प्रधान होता है, कौन उनका वोट किस प्रकार से दिए जाते हैं। वो बात हमने पहली वीडियो में अच्छी तरह से देख ली थी। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर पे जन समस्याओं व शिकायतों का निवारण। किस प्रकार से शिकायतों का निवारण किया जाता है? तो आम जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर जन अभियोग एवं सतर्कता समिति होती है। जिला स्तर पर ये होती है। यह आम जनता की बिजली, पानी, टेलीफोन, यातायात, पेंशन प्रकरण, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाना आदि समस्याओं का निवारण करती है
आम जनता इस समिति के माध्यम से अपनी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का निवारण करवा सकती है। तो कौन सी समिति है वो? जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति। कौन से स्तर पे है? तो ये जिला स्तर पे है, जिसमें रोज़मर्रा की जो समस्याएं आती है उसके निवारण के लिए यहाँ पे अपील की जा सकती है। 12 नंबर पे देखते हैं अपने जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन। प्रत्येक जिले में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक पृथक जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8वीं तक को प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं, और जो उसके ऊपर 8वीं से 12वीं तक है वो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसके लिए पृथक पृथक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। वे अपने जिले में स्थित विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित करवाना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के पालन करवाना, निजी विद्यालयों को मान्यता देना, जिला स्तर पर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करवाना आदि का कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। तो ये सभी कार्य किसका है? जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन का है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिले के सभी विकास खंडों व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यरत। 13 नंबर पर देखते हैं अन्य कार्य जो कुछ भी रह गए वो इसमें आते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की राजकीय यात्रा को निर्बाध रूप से संपन्न करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। जैसे कोई कहीं पे राष्ट्रपति आने वाले हैं, प्रधानमंत्री है या राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कोई भी अगर किसी भी ज़िले में आते हैं तो उस ज़िले में उस जिला मुख्यालय पे जो अधिकारी होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हमें जिला प्रशासन के कार्यों में उसका सहयोग करना चाहिए। अब हम जिले की न्याय व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। जिले में कौन कौन सी न्याय व्यवस्था होती है उसके बारे में अपने देखेंगे। स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहें। जब कभी समाज में आपसी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विवादों के समाधान तथा उनके उचित अनुचित का फैसला करने के लिए हमारे संविधान द्वारा न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। नागरिकों के बीच में सामान्यतः 3 प्रकार के विवाद हो सकते हैं। अलग अलग 3 प्रकार के विवाद होते हैं जिनके लिए अलग अलग कोर्ट बनाई गई है। जैसे दीवानी विवाद होता है, 2 नंबर पर फौजदारी विवाद और एक राजस्व विवाद। ये अलग अलग होते हैं तीनों। देखते हैं दीवानी मामलों में क्या होता है, फौजदारी के मामले क्या होते हैं और राजस्व मामले क्या होते हैं। तो 1 नंबर पे अपने देखेंगे दीवानी विवाद। संपत्ति, जमीन जायदाद, चीज़ों की खरीदारी, विवाह, किराया और संविदा संबंधी विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों का निपटारा दीवानी न्यायालय में होता है। जैसे कोई संपत्ति का है, ज़मीन जायदाद का विवाद है, कोई चीज़ हमने क्रय विक्रय की है उसका विवाद है, वैवाहिक जीवन में कोई विवाद है, किसी से किराया है या संविदा संबंधी विवाद है, तो ये सभी कौन सी अदालत में? दीवानी मामले, ये दीवानी मामले कहलाते हैं। 2 नंबर पे आते हैं फौजदारी। हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग करना संबंधी विवाद फौजदारी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों की सुनवाई फौजदारी न्यायालय में होती है। तो हत्या, मारपीट, चोरी ऐसे जो सभी मामले हैं वो कौन सी अदालत में होंगे? फौजदारी अदालत। 3 नंबर पे आता है राजस्व विवाद। राजस्व विवाद में क्या है इसको अब डिटेल से देखते हैं। भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकारी, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद होते हैं। ऐसे मामले क्षेत्राधिकार के अनुसार उप तहसीलदार, तहसीलदार अथवा सहायक कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत होते हैं। जिले में अंतिम रूप से अपील का निर्णय जिला कलेक्टर के यहाँ होता है। जिले में सबसे अंतिम में कहाँ किसके पास जाता है? तो ये जिला कलेक्टर के पास। इस प्रकार जिले में मुख्य 3 प्रकार के न्यायालय कार्यरत है। तो एक तो हो गया दीवानी न्यायालय, फिर फौजदारी और तीसरा राजस्व न्यायालय। अब अपने अलग अलग न्यायालयों की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं हम पहले फौजदारी न्यायालय में कार्य प्रक्रिया किस प्रकार से होती है।
फौजदारी विवादों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष के अपने क्षेत्र की पुलिस थाने में सूचना देना आवश्यक होता है। इस प्रकार की सूचना को प्रथम सूचना प्रतिवेदन यानी FIR की फुल फॉर्म क्या होगी? प्रथम सूचना प्रतिवेदन। अगर इंग्लिश में देखें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बाद पुलिस छानबीन कर सबूत इकट्ठा करती है और फिर न्यायालय में उस मामले का चालान प्रस्तुत करती है। न्यायालय प्रस्तुत सबूतों के साथ साथ गवाहों पर दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर उनका निर्णय देती है। इसके अतिरिक्त जिले में कुछ विशिष्ट न्यायालय भी होते हैं। पारिवारिक न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामलों संबंधी न्यायालय, श्रम न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय, जिला उपभोक्ता मंच आदि। ये भी कुछ अलग अलग न्याय के मंच होते हैं। 2 नंबर पे अपने देखते हैं लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में देखते हैं क्या होता है। न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों का समापन करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्यक्रम लोक अदालतों की स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। इनके अंतर्गत न्यायाधीश उस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग से विवादग्रस्त पक्षों के मध्य समझौता यानी राजीनामा करवा देता है और विवाद का स्थायी समाधान हो जाता है जो न्यायालयों को मान्य होता है। इसके आपसी कटुता दूर हो जाती है तथा सस्ता और त्वरित न्याय प्राप्त होता है। राजस्थान में लोक अदालत बहुत लोकप्रिय है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, पिछड़े व असहाय लोगों को निःशुल्क कानून सहायता प्रदान होती है। तो किससे होती है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान? तो लोक अदालत से। सामान्य रूप से हमें आपसी स्नेह, सहयोग तथा मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि विवादों से बचा जा सके। तो इस प्रकार से अपने देखा जिला स्तर का जो कार्यक्रम था उसको। आगे देते हैं संवैधानिक संस्था क्या होती है। कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसके अर्थ: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज एवं नागरिक स्वशासन की संस्थाएं आदि जिसका गठन संविधान के अनुसार हुआ हो उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्थाएं। रसद क्या होता है? तो जल, अनाज आदि खाद्य सामग्रियों को क्या बोलते हैं? रसद। अनुमूलन का मतलब क्या होता है? जड़ से समाप्त कर देना। अभाव अभियोग मतलब सुविधाओं आदि की कमी का आक्षेप। विधिक मतलब कानून संबंधी। प्राकृतिक आपदा, तूफान व बाढ़ जैसी घटना। अद्यतन मतलब आज का या नवीनतम, उसे बोलते हैं अद्यतन। तो आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं और इन्हें करके ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।